Hi friends, I am Dr. Poonam, a homeopathic physician. Welcome to my channel Harmony Homeo Healing Hub. I treat, he cures is my motto. We have to be safe through homeopathy. Today we are putting another feather to the educative presentation. Success lies in a time. Time is the value of life. We may lose many opportunities when we are late. Regularity matters a lot. नियम लगन जरूरी है सक्सेस के लिए. हमें घड़ी की तरह चलना पड़ेगा. In the same way, our body also has the clocks. Let's go in detail. Our today's topic is circadian clock and our well-being. How to synchronize body for better health. Life starts with the beat of the heart, which works rhythmically, and if this rhythm is disturbed, whole of the system is disturbed. Similarly, other systems of the body work systematically in a particular manner. जिस तरह से धरती अपनी धुरी पे घूमती है, सूरज के अराउंड घूमती है, मून अपने टाइम पे अपीयर होता है, दिन अपने टाइम पे चढ़ता है, रात अपने टाइम पे होती है, तो ये कुछ सब कुछ एक रिदम में होता है. इसका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग है. ये नहीं कि आज 12 बजे हुआ तो कल 2 बजे हो जाएगा. पर्टिकुलर टाइम है हर चीज का. 24 घंटे जो हमारे हैं, ये सारे चीज रिदमिकली डिवाइडेड है, हर चीज एक्शन में. सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह की रिदम्स हैं. जैसे कि हार्ट अपने टाइम पे बीट करता है, अपने टाइम पे हमारे पेट में HCl सेक्रीट होता है और उससे भूख लगती है, अपने टाइम पे हमारा स्टूल्स या यूरिन का अर्ज आता है, अपने टाइम पे हम सोते हैं, हम अपने टाइम पे उठते हैं. तो ये जो साइकिल्स हैं, ये सिर्फ स्लीप रिदम के लिए नहीं, बाकी सारी बॉडी के, जैसे कि टेम्परेचर का रेगुलेशन है, हार्मोन का प्रोडक्शन है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स को बॉडी ने बड़े रिदम से सेटराइट किया हुआ है. ये सेटिंग क्या कौन करता है और इस क्लॉक को हम क्या कहते हैं, वो है बायोलॉजिकल क्लॉक. और जिस बायोलॉजिकल क्लॉक जिस रिदम से पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चलती है, उसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं. इन मेडिकल लैंग्वेज, it is biological rhythm is a periodical biological fluctuation in an organism that corresponds to or in response to periodical cyclical variations in the relative positions. जैसे कि धरती का सन के अराउंड घूमना या दिन और रात का चढ़ना, इस तरह से. सिमिलरली अगर यही रिदम बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि जब हम दिन होता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, जब रात होती है तो हम लिथार्जिक हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं. अगर ये इन स्पाइट ऑफ दिन और रात भी ना हो, सेम रात ही चले या सेम दिन ही चले, तब भी हमारी बॉडी अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर रिदम में अगर चलती रहती है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. जब सिंक्रोनस वे से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उसकी एक सिंक्रोनियस वे से वो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करती है, तो उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं. इसी बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर हम सिरकेडियम रिदम से डिफरेंशिएट करें, तो बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिकली एक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे टाइम डिवाइस के तरीके से चलते हैं. एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये टाइमिंग प्रॉपर देती हैं पर्टिकुलर चीजों का. सिमिलरली सिरकेडियन रिदम जो है, वो फिजिकल, मेंटल बिहेवियर्स, ये सारे चेंजेस हमारे 24 घंटे के अंदर, ये हमारे स्लीप और वेक साइकिल के अकॉर्डिंगली चलते हैं. या फिर खाने के टाइम का पर्टिकुलर टाइम है, डाइजेशन है, हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, या बॉडी टेम्परेचर है. दीज आर ऑल रेगुलेटेड पर्टिकुलर रिदमिकली, प्रॉपर रिदम के साथ. नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नींद क्यों जरूरी है. स्लीप इज अ वाइटल एक्टिविटी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे दिन में सोएं या रात को सोएं, हर एक का एक पर्टिकुलर टाइम है सोने का. अगर वो नहीं सोते तो क्या नहीं होगा, हम याद नहीं रखेंगे, हम फॉरगेटफुल हो जाएंगे, बॉडी में हीलिंग प्रोसेसेस नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और डाइजेशन ही नहीं रहेगा, बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएंगे, हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे प्रॉपर टाइम पे, और बॉडी फंक्शन सब डिस्टर्ब्ड.
तो ये स्लीप जो है उस टाइम पे हमारा जो मेमोरी साइकिल है, जो मेमोरी रिटेन करने की पावर है, मेटाबॉलिज्म सेट रहता है, बॉडी हील अप होती है, तो उसकी रेगुलेशन जो है वो सारी स्लीप के साइकिल के बीच में होती है। तो सोना कितना इंपॉर्टेंट है ये इस चीज से पता चलते हैं। जो 24 घंटे में जैसे कि हम 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे जागते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारे मेंटल फिजिकल फंक्शंस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी टिश्यू ग्रोथ बढ़ती है। जैसे हम सोते हैं तो हमारी वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब कम होते चले जाते हैं। ये जो एक्टिविटी है, जैसे ही हम सोते हैं तो उस टाइम हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ जाती है, यूरिनरी सिस्टम डाउन हो जाता है, हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है। वो मैक्सिमम अमाउंट में कब होते हैं? जब हमने सोने से 6 बजे अगर हम उठते हैं तो 4 बजे के अराउंड वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर हार्मोन्स का एक सेटलमेंट कर देते हैं, ताकि हमारा रिदम प्रॉपर पता चलता है। फंक्शन क्या है, सोना क्यों नीडफुल है? क्योंकि हमारी बॉडी को के अंदर जब हम कोई भी काम करते हैं तो वियर एंड टीयर्स होते हैं। उन वियर टीयर्स को ठीक करने के लिए बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, प्रॉपर स्लीप की जरूरत है, जो कि एक प्रॉपर रिदम में होना चाहिए। ये नहीं कि आज 2 बजे सो गए, कल 4 बजे सोए, कभी 9 बजे सो गए। प्रॉपर स्लीप साइकिल होना जरूरी है, उसी के साथ मेमोरी साइकिल बनेगा, उसी के साथ डाइजेशन का साइकिल बनेगा, हमारी एनर्जीज भी तभी स्टोर होंगी, एटीपीज भी तभी प्रोड्यूस होंगे। इवन की मेमोरी के लिए हमें साइनेप्स की जरूरत बनती है, साइनेप्टिक फंक्शन भी तभी बनेगा जब हम एक पर्टिकुलर सेम टाइम पे सारे काम करेंगे, रिदम में काम करेंगे, तभी हमें कुछ याद रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल स्लीप के दौरान ये ये करता है, वर्क करता है क्रिटिकली। इसका बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही सर्केडियन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो ब्रेन स्टेम को इनहिबिट करता है। जब रात होती है तो उससे हमें नींद आ जाती है। स्लीप रेगुलेशन जो है इसका एक पर्टिकुलर बैलेंस जो है वो एक्सटर्नल सर्केडियन ड्राइव के साथ और इंटरनल स्लीप हीमोस्टेसिस के साथ बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म क्या है कि जब हमें नींद आती है तो उस टाइम पे किस तरह से नींद आती है, जब जैसे ही मेलाटोनिन हमारा सिक्रीट होना शुरू होगा तो हमें नींद आएगी। जैसे ही मेलाटोनिन बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो हम एक्टिव हो जाएंगे। ये कैसे होता है? डे टाइम में मेलाटोनिन की एब्सेंस हमें जाग आती है। कैसे? जैसे ही लाइट पड़ेगी हमारी आंखों में तो रेटिनो हाइपोथैलेमिक पीनियल पाथवे के थ्रू ऑप्टिक नर्व पे ये एक्ट होगा, लाइट पहुंचेगी और वो एक्टिवेट कर देगी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को। वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को आगे एक्टिवेट करेगा, जो आगे इंपल्सेस सेंड करेगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन इंटरमीडिएट लेटरल कॉलम के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। उसके इनहिबिशन से क्या होगा? पीनियल ग्लैंड पे मैसेजेस जाएंगे कि भाई तुम अब मेलानिन बनाना नहीं है, रिलीज नहीं करना, पीनियल ग्लैंड को बोल देता है। तो नाउ दिस पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट कि जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो हाइपोथैलेमस में एससीएन को एक्टिवेट करेगा और सीरोटोनिन प्रोड्यूस होगा, जिससे हम एनर्जाइज फील करेंगे। उस टाइम पे मेलाटोनिन स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही रात होगी तो ये फिर एससीएन को सेक्रीट कर वो स्टिमुलेट करके मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कर देगा, जिससे हम स्लीपी फील करते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि रात के टाइम पे मेलाटोनिन सेक्रीशन इंड्यूस करता है स्लीपीनेस। नाउ दिस पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट कि किस समय मेलाटोनिन सेक्रीट होता है, किस टाइम स्टॉप होता है। और जैसे कि ये अब हम देख रहे हैं कि ये 8 बजे से पहले मेलाटोनिन सेक्रीशन स्टॉप हो गया। स्टॉप हुआ तो वी हैव वेक्ड अप, उठ गए हम, ऑफिस स्टार्ट, हाई अलर्टनेस अराउंड 10 am, बेस्ट कोऑर्डिनेशन अराउंड
2:30 के करीब, और बेस्ट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, इस टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और कॉर्टिसोल लेवल हाई लेवल पे रहता है, सीरोटोनिन लेवल भी हाई रहता है। उसकी वजह से ये हमारा हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और रात के 9 बजे ये मेलाटोनिन सेक्रेशन दोबारा शुरू हो जाता है, तो हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। टुवर्ड्स मॉर्निंग लो बॉडी टेम्परेचर होता है। इन दिस वे दिस जो हार्मोनल कंट्रोल है, जो सर्केडियन साइकिल है, वो चलता है। नाउ द पैथोफिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, की जो हमारी फिजियोलॉजी है और हमारे बिहेवियर्स हैं, ये दोनों चीजें हमारे सर्केडियन साइकिल के ऊपर इफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारा जो टाइम पे खाना नहीं खा रहे, लेकिन टाइम पे HCl तो सिक्रीट हो रहा है, टाइम पे नींद तो आ रही है, लेकिन हम उस सोशल इंटरेक्शंस में जाके या अपने कोई पर्सनल रीजंस की वजह से जब हम नहीं सो पाते, नहीं खा पाते, टाइमली कुछ नहीं कर पाते, तो ये पूरी हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि जो बॉडी के टेम्परेचर है, कॉर्टिसोल लेवल है, मेलाटोनिन है, सीरोटोनिन है, ये सारे सिस्टमेटिकली जो रिलीज हो रहे हैं अपने टाइम पे, और उनको उस टाइम पे आप उनको रेस्ट नहीं दे रहे हो या उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे उस एक्टिविटी को नहीं कर रहे हो, तो वी विल फेल इल। तो उस टाइम पे होता क्या है, जैसे सर्केडियन रिदम हमारी जो डे टाइम है, उस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, रात को ये कम हो जाएगा। सिमिलरली रात के टाइम पे मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन वो हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। मेलाटोनिन है क्या? इट इज अ नेचुरल हार्मोन विच मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड ऑफ इन द बॉडी ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले पिक्चर्स में दिखाया, एंड इट प्लेज अ प्रॉपर इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द स्लीप वेक साइकिल एंड कार्डिक सर्केडियन रिदम। जो ये किससे होता है, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो लाइट और डार्कनेस से, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो इसका साथ कॉर्टिसोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेलाटोनिन। कॉर्टिसोल जो है वो डे एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स में जो हमारा ब्रेन जब एक्टिव रहता है, हमारा ऑटोनोमिक सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारा वास्कुलर, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे हार्ट को तैयार करना कि आगे हमने पूरी दिन काम करना है, तो वो सारा काम कंट्रोल किससे होता है? कॉर्टिसोल, जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के थ्रू कंट्रोल होता है। ये जो सिक्रीट होता है, इसका भी इंटरप्शन अगर आता है तो वो भी हमारे स्लीप वेक साइकिल पे ही इफेक्ट करता है। क्यों? रात को ये कम हो जाता है, दिन के टाइम बढ़ जाता है। अगर इसके लेवल्स बहुत ज्यादा हाई कौन से लोगों में होते हैं? जो लोग प्रॉपर टाइम पे सोते ही नहीं हैं, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये इफेक्ट। Now the factors which can alter the circadian rhythm, एक्सीडेंट्स, इंजरीज हो जाए, पेन्स हो जाए, या किसी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो हम ना तो उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे खा पाते हैं, हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, हम बेड रिडन होते हैं तो एक्टिविटी नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, या हम प्रॉपरली चल नहीं पाते, प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठ सकते, या हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से हमारे जो बाउल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, या बॉडी टेम्परेचर है, या हमें जुकाम लग गया, खांसी हो गई, इस तरह से वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जब डिस्टर्ब होंगी तो सर्केडियन रिदम भी खराब हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्यूपेशन वाइज, जो नाइट ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी करते हैं या ट्रेवल करते हैं, जैसे प्रॉपर पोस्चर नहीं रहता, लगातार ट्रेवलिंग कर रहे हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम आ गई, लगातार किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक्सपोज है, स्किन की प्रॉब्लम आ गई, पर्टिकुलर डस्ट इनहेलेशंस के साथ एक्सपोज है तो रेस्पिरेटरी आ गया, तो ये कोई भी डिजीज कंडीशन या पर्टिकुलर जॉब के साथ वो रिलेटेड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जिसको हम कहते हैं, तो वो हो जाती है, तो पेशेंट का सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। देन आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन फ्रॉम द गैजेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इरा में जो 99% लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं गैजेट्स के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है या बूढ़ा है, चाहे वो उसकी मजबूरी है या उसका इंजॉयमेंट है। छोटे बच्चों का देखो आप इस पिक्चर में कि ये बच्चे का
जो फेस है उसके ऊपर कितना इसके लाइट का एक्सपोजर है। अब लाइट के एक्सपोजर इसी वजह से उसकी रेडिएशंस भी इफेक्ट कर रही हैं। ये अकेला नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब सोना है तो मोबाइल अपने बेड के अराउंड नहीं रखना है, बिकॉज इसकी अगर ये बंद भी है तब भी इसकी रेडिएशंस खराब करेंगे। तो बच्चों की आईज के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। दिल्ली में पिछले ही अभी कुछ देर पहले ये स्टडी किया गया कि बच्चों की आई साइट को लेके जब स्टडी की कि जो बच्चे ज्यादा गैजेट्स को यूज कर रहे हैं उनका 3% रेट ऑफ विजन वीकनेस ज्यादा फास्टर हो रहा है। और जब हम गैजेट्स मींस लाइट, अगर लाइट को एक्सपोज हो रहे हैं तो अगेन वो हार्मोन सेक्रीट नहीं होंगे। उन जो जो सेक्रीट हो रहे हैं वो कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा तो हम एक्टिव रहेंगे, लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं होगी। तो नींद नहीं पूरी होगी तो वी विल बी अगेन सिक एंड सर्केडियन साइकिल रिदम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Now, bad lifestyle is another factor which actually includes the problems which disrupt the circadian clock. Going out late, waking up early, having no set sleep time पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, कैफीन लेना, अल्कोहल, नार्कोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेट एट नाइट देखना इज अ वेरी कॉमन फैक्टर जो आजकल के स्टाइल में बच्चे कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोगों का एज ग्रुप में जब फ्री हो गए तो मोबाइल हाथ में है, जब ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है। अब तो एक मजबूरी भी बन गई है कि जब से ये कोरोना का टाइम आया उसके बाद तो और ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, बिकॉज बच्चों ने लैपटॉप्स पे ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, तो दे आर मोर एक्सपोज टू रेडिएशन एंड लाइट। उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, वो घर से कट रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड होने से वो अपने ही इम्प्रेशन में, अपनी इमेजिनेशन से बीमारियां उनके अंदर आ रही हैं। तो मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जो हम रात को करते हैं, रात के टाइम पे मूवीज वगैरह देखते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा सर्केडियन साइकिल खराब ही होता है। एंड पेन या डिस्कम्फर्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नाउ द फैक्टर कॉजिंग रिदम डिस्ट्रप्शन, ये फैक्टर्स जैसे कि एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जीन्स में म्यूटेशन आता है, क्लॉक जीन्स में भी म्यूटेशन आता है, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिजीजेज, डिप्रेशन, पुअर स्लीप क्वालिटी, अल्जीमियर डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो ये तो सारे फैक्टर्स एक एज ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल से भी आ सकते हैं। देन द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में शिफ्ट वर्क्स या क्रॉनिक। आज की सोसाइटी में जो हमारे लिए जो यंगस्टर्स को भी नहीं छोड़ रहे, बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अल्कोहल, नारकोटिक्स, ड्रग्स, स्टिमुलेंट्स, इस चीज का प्रेवलेंस, इवन की फीमेल्स आर नॉट स्पेयर्ड। फीमेल्स भी आज की डेट में, यंग गर्ल्स सब जो है वो इस चीज को ले रहे हैं। मैं एक केस बताती हूँ। मेरे पास कोई पेशेंट आए और जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ले ली, दवाई ले ली, लास्ट में वो पेशेंट मुझे कहती कि आप डॉक्टर साहब कोई प्रिकॉशंस तो नहीं है? तो मैंने कहा हाँ प्रिकॉशंस हैं कि आपने ड्रिंक नहीं करनी। तो शी सेड कि मैं अपने घर में सबसे कम ड्रिंक करती हूँ, बस 6 पैग लेती हूँ रोज, और अपने घर में सबसे कम ड्रिंक करती हूँ। हमारे घर में सुबह के टाइम से ही शराब शुरू हो जाती है कि हम लोग पानी की जगह ड्रिंक लेते हैं। तो अगर इस तरह का ट्रेंड और इस तरह का हम अपना दिखाएंगे बच्चों को, बच्चे भी उनके थे, उनकी 2 डॉटर्स थी, फिर मैंने उनको थोड़ा काउंसलिंग दिया कि इस तरह से आपके बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बच्चे कितनी जल्दी शुरू करेंगे, तो घर का एटमोसफियर इस तरह का नहीं बनना चाहिए। बट क्या हम लोग जानते हैं कि ये अल्कोहल या इस तरह के स्टिमुलेंट्स या नारकोटिक्स लेने से हमारे लिवर पर क्या असर रहता है? नॉर्मली जो लिवर है वो एक सिस्टम है हमारे अंदर, क्विंसेंट, जिसमें हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बनते हैं। ये स्टेम सेल्स तब बनते हैं जब
हमारे लिवर के ऊपर कोई मुसीबत आती है, मुसीबत इन द सेंस कि कभी हम कोई गलत ड्रग्स ले लें, ज्यादा ले लें, हाई फैटी डाइट ले लें, गलत खाना खा लें, ओवर ओवर अल्कोहल या किसी तरह का भी स्टिमुलेंट अगर हम ले लेते हैं, तो जो ये स्टेम सेल्स हैं ये हमारे हिपेटोसाइट्स को बचाते हैं, उनको इंजर नहीं होने देते, तो और हमारी सर्केडियन रिदम को नॉर्मल रखते हैं। बट इन केस अगर हमारा लिवर ही इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा ड्रग्स, स्टिमुलेंट्स या नारकोटिक्स को लेने के कंडीशन में नहीं है, फाइब्रोटिक है या इंजर हो चुका है, तो उसके अंदर जो एक्टिवेटेड एचएससी सेल्स होंगे तो वो इंजर्ड हिपेटोसाइट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, which will disrupt the cardiac rhythm, circadian rhythm. तो इन दिस वे जो हम लोग इवन की मेडिसिन या ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस दवाई को कब ले रहे हैं। क्या होता है दवाई नहीं खाई, भूल गए, जब याद आया तब खा लिया, ऐसे नहीं होता। सर्केडियन साइकिल छोटी सी गलती से भी अल्टर हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल ड्रग्स हैं, उनका भी पर्टिकुलर टाइम है, अगर उसको उस समय पे नहीं लिया जाता तो उससे भी हमारी सर्केडियन रिदम खराब हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल दे सकती हूँ, थायराइड की गोली है, थायरोडिनम मोस्टली पेशेंट्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खाली पेट खानी चाहिए, उसके 1-2 घंटे के अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए, ताकि वो पूरी बॉडी में डिसॉल्व हो जाए। हार्मोन जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है उसको सप्लीमेंट किया जाता है। सप्लीमेंटेशन के लिए बॉडी के अंदर अगर वो बॉडी नहीं बना रही है तो उसके अंदर उस हार्मोन को डिसॉल्व होके पूरे ब्लड के अंदर आने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो अगर वो नहीं होता और हम गलत लेते हैं तो उससे हमारा रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। कई लोग सेल्फ मेडिकेशंस बहुत करते हैं या ओवरडोजिंग कर लेते हैं। डॉक्टर बताता है एक गोली, तो उनको लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो 2 खा ली या ज्यादा खा ली, या जब जरूरत नहीं है तब खा ली, या डॉक्टर ने एक बार प्रिस्क्राइब की तो सालों साल वो उसी मेडिसिन को खाई जाते हैं। या फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन जिनका रिस्की मेडिकेशन जिनकी इवन की साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो दे जो अगर वो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स लेके आ सकते हैं पेशेंट के अंदर, डिप्रेशन, ये जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होगी, ट्रीटमेंट्स इन डिसऑर्डर्स के, फिर आगे आप सोचो कि आगे फिर उसको ठीक करने के लिए फिर मेडिसिन, तो इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे अब जो लेटेस्ट अप्रोच आई है कि दे आर यूजिंग लाइट थेरेपी, और नींद अच्छी आ जाए तो स्लीप वेक साइकिल के स्केड्यूल को ठीक करने की कोशिश की जाती है। दैट इज वाई इट हैज, ये जो इतनी स्टडी हो रही है सर्केडियन साइकिल मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, तो उसका रीजन ही यही है कि हमने अपनी बॉडी की क्लॉक को कैसे सेट राइट रखना है। वक्त कभी नहीं रुकता, तो इसी तरह से हमारी बॉडी की जो भी क्लॉक्स हैं वो भी कभी नहीं रुकती हैं। वो अगर उनकी स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं, अगर उनके पैटर्न को हम चेंज कर रहे हैं, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्केडियन रिदम को। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल, विच इज अ रेड लाइन प्रॉब्लम ऑफ दिस इरा। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, हर एक एज ग्रुप इस चीज को जूझ रहा है। हर एक, क्योंकि हर एक इंसान अपनी लिमिट से बियॉन्ड, चाहे वो दूसरे को उसका बिहेवियर पसंद आता है या नहीं आता, वो डज नॉट मैटर, हर एक इंसान एक मैक्सिमम सेफ स्पीड और पावर को अटेन करना चाहता है। हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा है तो बच्चा अपनी, बच्चे से यही शुरू से सिखाया जाता है कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने फर्स्ट आना है, तुम्हारी यहाँ एक गलती भी क्यों हो गई, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस मिस्टेक, ये पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से प्रेशर रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चे थोड़े और टीनेज की तरफ जाते हैं तो टीनेज में पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही है, तो आज की और क्या स्ट्रेस है, जो बच्चे चीजें खरीदते हैं तो मेरे पास नहीं है उसके पास है, उसको उसके पास ज्यादा महंगा है, मेरे पास कम महंगा है, मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलसी, और
इस तरह की कोई भी जो डिजायर्स हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, वो डे बाय डे बढ़ रही है। और पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड या चाइल्ड होने के कारण, कम बच्चे होने की वजह से कुछ प्रोवाइड भी कर देते हैं, लेकिन जो प्रोवाइड करते तो जो दूसरे नहीं ले पाते तो उन बच्चों के ऊपर उस चीज का प्रेशर आ जाता है। फिर तीसरा आता है उनको पढ़ाई में बेस्ट आने का। बेस्ट आने के लिए आगे क्या होता था कि आगे एक्सपोजर कम होता था। आज हम यूट्यूब, गूगल्स इस तरह की, या मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे एक्सपोजर भी ज्यादा होता है कि कोई क्या अचीव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी बच्चों के ऊपर वो स्ट्रेस बढ़ गया कि अगर वो बन रहा है तो मैंने भी बनना है। तो दिस इज अ गुड थिंग, बट स्टिल ये सारी चीजें हमारे माइंड पे इफेक्ट करती हैं। इसके बाद जो जॉब्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो बंदा जॉब कर रहा है, जॉब से उसके ऑफिसर की तरफ से जो प्रेशर्स हैं, वो उसमें उसको हर तरह की चीज झेलनी पड़ती है। ओवरवर्क भी है, लैक ऑफ स्लीप है, ट्रैवलिंग है, एंजाइटी है, टाइम मैनेजमेंट है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीनियर्स है, देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स है, लेट नाइट जागना, डर में रहना, और इवन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है, सेविंग्स का स्ट्रेस है, वरी है, नींद नहीं आती उसी की वजह से इतना स्ट्रेस आ जाता है। तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से जब इंसान रात को सोएगा ही नहीं, टाइमली उसका मेलाटोनिन सेक्रीट ही नहीं होगा, तो क्योंकि रात को जाग रहा है, फिर वो गैजेट्स के साथ अपने माइंड को चेंज करने के लिए सहारा लेता है मोबाइल का, जिसमें वो और ज्यादा स्ट्रेस होता है, लाइट से भी इफेक्ट होता है, और फ्लक्चुएटिंग इमोशनल चीजें देखते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, एक पल में तो इमोशनली हम अच्छा देख रहे हैं, एक पल में बहुत डरावना, फिर घबराना, इस तरह के डिफरेंट इमोशंस को एट ए टाइम जब हम देखते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर भी तो चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस जब हार्मोनल सिक्रीशन जो कॉर्टिसोल लेवल है हमारा, वो उस टाइम एक्टिव ही रहता है, जिसको कि रात के टाइम पे डिक्रीज होना चाहिए। तो उसकी वजह से ज्यादा कॉर्टिसोल होने की वजह से पूरा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से जो फैटीग आएगी, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, तो वो सारे इस हमारे सर्केडियन साइकिल को खराब करेंगे। तो अभी बिकॉज इस जब अब तक ही मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मेरा कवर अप हो गया है, तो इसलिए मैं जो इसको पार्ट 1 में कन्वर्ट कर रही हूँ। जो बाकी का जो सर्केडियन साइकिल के बारे में हमने जो जानना है, अभी तो हमने इसका व्हाट इज सर्केडियन साइकिल, उसका डिफरेंस जाना, वो सारा किया। तो उसके बाद अब जो आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने कैसे रीसेट करना है एंड उसका होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं अपने नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप मैं आप लोगों को कुछ हद तक सर्केडियन साइकिल के बारे में बता पाई हूँ। And if you have got any queries regarding it, तो kindly write down on my YouTube messages में डालो उसको, I will surely reply back। इतना बता देती हूँ कि होम्योपैथी जो ये लाइफस्टाइल को तो हम चेंज शायद टू सम एक्सटेंट कर सकेंगे, लेकिन होम्योपैथी उस लाइफस्टाइल को ना चेंज करने की वजह से जो आपके पास इमोशनल स्ट्रेस आता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, उसके बैड इफेक्ट को होम्योपैथिक मेडिसिन नलिफाई कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम साथ ही साथ अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, आई एश्योर यू कि तीसरे दिन जो मेडिसिन, जब हम इमोशनल होते हैं उसके तीसरे दिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो बीमार हम नहीं पड़ेंगे। ये मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है कि जब भी मैंने किसी भी पेशेंट को विद इन 24 आवर्स बैड इफेक्ट ऑफ इमोशंस के लिए मेडिसिन दिया, इट इज नॉट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो हम लोग कॉज के हिसाब से दवाई देते हैं। अगर कॉज ही कंसिडर हो गया तो जो उसका आफ्टर इफेक्ट है वो आएगा ही नहीं। अगर वो ही नहीं आएगा तो भी हम बीमार ही नहीं होंगे। तो इस तरह से हम अपने सर्केडियन साइकिल को सेट राइट भी कर सकते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड वॉच माय वीडियोस। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।
सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सिरकैडियन साइकिल का मैं नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी ही आपको कुछ ही दिनों में डालूंगी। If you need any kind of consultation or help from my side, first of all, please like, watch and share my channel, Harmony Homeo Healing Hub. Call at my number 9815478140. Dr. Poonam Health Clinic. It's in Punjab, HE117 Phase 9 Mohali. Please do share my video and like it. Thank you very much.